नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सबको में। हम लोग उच्चतर माध्यमिक कक्षा यानी कि इंटरमीडिएट का व्यवसाय अध्ययन विषय पढ़ रहे हैं। इस विषय के वीडियो को प्रारंभ करने से पहले मैं आप लोग को चाहूँगा कि अगर आप लोगों को हमारा चैनल अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और साथ-साथ नोटिफिकेशन जो बेल आइकन होता है इसको भी दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है? और आप लोगों के साथ मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी शेयर करूंगा जो कि है 7895860757 और हमारा इंस्टाग्राम आईडी जो कि है शिक्षा सबको। तो इन सब माध्यमों से आप हमको मैसेज के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी जो भी परेशानी होगी उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे और साथ में आप लोगों से एक बार फिर वो अनुरोध रहेगा कि आप लोग अपने जानने वाले अपने दोस्त जो कि किसी भी हिंदी माध्यम के बोर्ड से पढ़ रहे हों उनके साथ हमारे इन वीडियोस को और हमारे चैनल को जरूर शेयर कीजिए। हम लोग मॉड्यूल 6 पढ़ रहे हैं जिसका कि शीर्षक है व्यवसायिक वित्त। इस विषय के अंतर्गत हमने पिछला जो अध्याय था, पिछला जो पार्ट था उसमें जाना कि किस प्रकार से कौन-कौन से तरीके हैं जिससे कि आप अपने बिजनेस के लिए, अपने व्यवसाय के लिए पैसे का इंतजाम कर सकते हैं, व्यवसाय का वित्तीयन कर सकते हैं। ठीक है? आज जो हम पाठ पढ़ेंगे जो कि है पाठ 16 जिसका शीर्षक है दीर्घकालीन वित्त के स्रोत। तो जैसे हमने पिछले पार्ट में भी बात की थी कि वो तरीके कौन से होते हैं जिससे कि पैसे का इंतजाम लंबी अवधि के लिए हो सके। ठीक है ना, लॉन्गर पीरियड्स के, लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए, 5 साल से ऊपर के लिए, तो उसको दीर्घकालीन वित्त बोलते हैं। तो दीर्घकालीन वित्त के स्रोत के बारे में हमने थोड़ा संक्षेप में पढ़ा था पिछले वीडियो में, संक्षेप मतलब छोटे उसमें अध्ययन किया था। आज हम उसको विस्तार से इस पाठ 16 के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है? तो दीर्घकालीन वित्त के कौन कौन से स्रोत होते हैं जिसके की माध्यम से जो बिजनेस हैं उनको लंबी अवधि के लिए पैसा मिल सकता है। तो वो जो मेथड हैं, ठीक है ना, उसकी बाद ही बात करेंगे। तो दीर्घकालीन वित्त के स्रोत से तात्पर्य उन स्रोतों से है, उन सोर्सेस से है जिसके की माध्यम से वित्तीय संस्थानों अथवा एजेंसियों को दीर्घकाल के लिए, लंबी अवधि के लिए धन प्राप्त होता है। ठीक है ना, दीर्घकालीन की बात कर रहे हैं। एकल स्वामित्व और साझेदारी की जहां बात होती है, एकल स्वामित्व ऐसा व्यवसाय होता है जिसका कि स्वामी एक ही होता है, कोई एक इंडिविजुअल के द्वारा ही उस जो व्यवसाय है उसका संचालन किया जाता है। और साझेदारी में क्या होता है, दो या दो से अधिक लोग मिलकर कंपनी चलाते हैं, उसको साझेदारी फर्म बोलते हैं। तो उनके जो दीर्घकालीन वित्त के जो स्रोत हैं जो वो प्रबंध कर पाते हैं वो व्यवसाय के स्वामी द्वारा स्वयं या फिर जो उनको प्रॉफिट हुआ है, संचित लाभ है, जो प्रॉफिट उनके पास जमा है उसके माध्यम से किया जाता है। उनके पास ज्यादा सोर्सेस होते नहीं हैं लंबी अवधि के लिए पैसा जुगाड़ने के। ठीक है? तो जो दीर्घकालीन वित्त के स्रोत हम इस पार्ट में पढ़ने वाले हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला पार्ट जो जो पढ़ेंगे हम सोर्स वो होगा पूंजी बाजार, जिसको कि कैपिटल मार्केट बोलते हैं इंग्लिश में। विशिष्ट वित्तीय संस्थाएं, इनके बारे में हमने थोड़ा सी बात पिछले अध्याय में भी की थी। तो ऐसी कुछ वित्तीय संस्थाएं हैं जो कि विशेष रूप से जो व्यवसाय हैं उनके दीर्घकालीन वित्त के स्रोत के रूप में काम करती हैं। फिर हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड की, फिर हम बात करेंगे पट्टादारी कंपनियों की, ठीक है, फिर बात करेंगे विदेशी स्रोत की और सबसे लास्ट में बात करेंगे संचित आय की। ठीक है ना, किस प्रकार से संचित आय भी दीर्घकालीन वित्त का एक स्रोत के रूप में उपयोग में लाया जाता है। तो सबसे पहले जब हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं पूंजी बाजार की। तो पूंजी बाजार क्या होता है, ठीक है ना। तो पूंजी बाजार से तात्पर्य, पूंजी बाजार का मतलब उन संगठनों और यांत्रिक विधियों से है जिनके माध्यम से कंपनियां, अन्य संस्थाएं और सरकार दीर्घकालीन वित्त प्राप्त करती है। कंपनियां भी प्राप्त कर सकती हैं, संस्थाएं भी प्राप्त कर सकती हैं और इवन सरकार भी दीर्घकालीन वित्त प्राप्त कर सकती है। ठीक है? तो पूंजी बाजार होता क्या है? पूंजी बाजार में बेसिकली दो प्रकार की जो तरीके होते हैं, ठीक है ना, उनका उपयोग किया जाता है। जैसे कि इसमें एक तो जो विभिन्न प्रतिभूतियां हैं जैसे कि शेयर्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, बॉन्ड हो गए, ये सारे जो कंपनियां जारी करती हैं वो सब पूंजी बाजार में ही सम्मिलित है। विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियों का निर्गमन करना, उनको जारी किया जाना पूंजी बाजार में ही आता है। और साथ में दीर्घकालीन ऋण, चाहे वो बैंकों से आप ऋण ले रहे हो, वित्तीय संस्थाओं से ऋण ले रहे हो या विदेशी बाजार से आप पैसा ऋण के रूप में ले रहे हो, और कैसा ऋण हो वो दीर्घकालीन लंबी अवधि का ऋण। तो लंबी अवधि का ऋण और विभिन्न प्रतिभूतियों को मिलाकर ही पूंजी बाजार की स्थापना होती है, पूंजी बाजार की कल्पना की जाती है।
ठीक है। तो इसमें जो दीर्घकालीन ऋण है उसके बारे में तो हम पहले पढ़ चुके हैं। जो विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियां हैं वो जो होती हैं उसको भी फर्दर जो विभिन्न प्रतिभूतियों का जो पूंजी बाजार है, पूंजी बाजार को वित्तीय प्रतिभूतियों के जो व्यापार है उसके लिए दो भागों में विभाजित फर्दर किया जाता है, ठीक है ना। तो पूंजी बाजार वित्तीय प्रतिभूतियों के लिए फर्दर दो भागों में विभाजित हो जाता है, जिसमें कि आप प्रतिभूतियों का खरीदना बेचना करते हैं। एक होता है प्राथमिक और दूसरा होता है द्वितीयक, ठीक है ना, प्राइमरी और सेकेंडरी। अब किस आधार पर प्राइमरी और सेकेंडरी होती है वो बात अभी आगे करते हैं। तो प्रतिभूतियों के व्यापार हेतु पूंजी बाजार को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला होता है प्राथमिक और दूसरा होता है द्वितीयक, ठीक है ना। तो प्राथमिक बाजार जो प्राइमरी मार्केट है उसमें नई और तत्काल निर्गमित की गई प्रतिभूतियों का व्यापार किया जाता है, ठीक है ना। और इसको नवीन निर्गमन बाजार भी कहते हैं। ऐसा बाजार जहां पर की नई जो प्रतिभूतियां हैं उनको बेचा जाता है या उनको खरीदा जाता है, उनका व्यापार किया जाता है। तो जब कोई कंपनी पहली बार अपना अंश निकालना चाहती है, मतलब अपने जो शेयर्स हैं वो बेचना चाहती है, तो वो कहाँ बेचती है? वो प्राथमिक बाजार में जो बोलियां हैं वो मंगाती है और वहां पर ही उसको बेचती है, ठीक है ना। तो वहां पर नवीन यानी कि नई और तत्काल जिनको कि तुरंत निर्गमित किया जाता है ऐसी प्रतिभूतियों का व्यापार किया जाता है, उसको प्राथमिक बाजार कहा जाता है और उसको नवीन निर्गमन बाजार भी कहते हैं। तो प्राथमिक बाजार बहुत सीमित होता है, उसके अंदर जब पहली बार हम शेयर्स निकाल रहे हैं वो ही केवल उन्हीं का ही लेन देन होता है, उनका ही खरीद और बिक्री की जाती है। द्वितीयक बाजार अपेक्षाकृत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि उसमें जितनी भी पुरानी प्रतिभूतियां हैं जो अभी तक मार्केट में जारी की गई हैं, जितने भी शेयर्स हैं या डिवेंचर्स हैं जो कि इश्यू किए गए हैं किसी भी कंपनी द्वारा, उनका व्यापार, उनका खरीद फरोख्त किया जाता है, उनका क्रय एवं विक्रय किया जाता है। इसका जो नाम है आमतौर पर इसको शेयर बाजार या स्टॉक एक्सचेंज भी कहते हैं। द्वितीयक बाजार को क्या कहते हैं? शेयर बाजार या स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। तो आपने कई बार टीवी में सुना होगा, ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का एक फोटो मैंने आपको दिखाया है, ये चित्र है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का। इसमें आप देख पा रहे हैं कि बाहर जो एक स्क्रीन लगी हुई है इस पे विभिन्न कंपनियों के जो शेयर्स हैं उनकी कीमत लिखी हुई आ रही है। जैसे सन फार्मा का शेयर है वो 756 रुपए का बिक रहा है, टाटा मोटर्स का इस समय शेयर 335 रुपए का दिखा रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो प्रतिभूतियां पहले से चल रही हैं, जो पहले से मार्केट में हैं, उनकी खरीद फरोख्त की जाती है, ठीक है। तो ये जो शेयर बाजार है वो क्या होता है? बेसिकली ये पूंजी बाजार का फिर मैंने एक चित्र दिखा रखा है। इसमें आप जो प्रतिभूतियां हैं उनको बेचना और उनको खरीदना दोनों कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये आप कंप्यूटर के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से या अपने मोबाइल के माध्यम से भी आज की जो नई तकनीकी यूज हो रही है उसके माध्यम से शेयर की खरीद फरोख्त कर सकते हैं। शेयर की हो, डिबेंचर की हो, बॉन्ड्स की हो, ये सारे आप खरीद बेच सकते हैं, ठीक है। तो जो ये शेयर बाजार होता है वो क्या होता है? एक संघ है या संगठन है या व्यक्तियों का समूह है जिसकी स्थापना प्रतिभूतियों के नियमन तथा नियंत्रण के लिए की जाती है। तो इसकी सहायता से आप प्रतिभूतियों यानी कि शेयर या बॉन्ड इनको किस प्रकार से खरीदना बेचना है उसका नियम बनाना हो, उनका नियमन हो, उनका नियंत्रण करना हो, उसके लिए की जाती है। और उन्हीं प्रतिभूतियों का व्यवसाय शेयर बाजार के माध्यम से किया जाता है जो पहले से निर्गमित हो चुकी हैं, जिनको पहले में जारी किया जा चुका हो, पहले से जारी की जा चुकी हो, ठीक है ना। पुरानी प्रतिभूतियां उनको आप कह सकते हो, पुरानी है इसलिए उसको सेकेंडरी कहा जाता है, ठीक है ना। सेकंड हैंड आपने सुना होगा, जो जैसे आप कोई सेकंड हैंड गाड़ी खरीदते हैं तो वो क्या होता है? पहले उसको किसी ने चला लिया है, ठीक है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर इसको सेकेंडरी मार्केट कहा जाता है। यहाँ कौन इस सारी जो क्रियाएं होती हैं उनको करने के लिए ब्रोकर या दलाल होते हैं। तो ब्रोकर या दलाल क्या करते हैं? वो प्रतिभूतियों यानी कि शेयर या बॉन्ड्स के जो खरीदार हैं या बेचने वाले हैं उनके प्रतिनिधि, उनके रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काम करते हैं। अगर आपको कोई शेयर मार्केट में शेयर खरीदना है या बेचना है तो आपको किसकी मदद लेनी पड़ेगी? ब्रोकर या दलाल की मदद लेनी पड़ेगी, जो कि अपना छोटा सा एक कमीशन आपसे लेगा, आपके शेयर खरीद के देगा या आपके शेयर बिकवा देगा, ठीक है। तो प्रतिभूतियों के नकदीकरण की सुविधा, उनको कैश कराने की सुविधा तथा उनके व्यवहार में सुरक्षा प्रदान करना भी सेकेंडरी बाजार है उसका काम है, ठीक है। तो पूंजी बाजार के बारे में हम जो अभी पाठ 18 पढ़ेंगे उसमें बहुत डिटेल में बात करेंगे।
ठीक है ना। तो अभी के लिए इतना ही पूंजी बाजार के बारे में पढ़ेंगे। आगे 18 नंबर पार्ट पे हम पूरे विस्तृत डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे। अब हम जो अगला टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं, वो है विशिष्ट वित्तीय संस्थाएं। तो स्पेशल जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो कि व्यवसाय को लंबी अवधि के लिए पैसा मुहैया कराते हैं, उपलब्ध कराते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो व्यापारिक संगठनों को दीर्घकालीन पैसा यानी कि दीर्घकालीन वित्त प्रदान करने हेतु केंद्र सरकार यानी कि भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा कुछ विशिष्ट वित्तीय संस्थाओं की स्थापना की गई है। कुछ ऐसी संस्थाएं बनाई गई हैं जिनका की काम है बिजनेस की मदद करना, व्यवसायों की मदद करना। किस किस तरीके से मदद करना? उनको लंबी अवधि के लिए पैसा उपलब्ध करा के। तो ये संस्थाएं क्या करती हैं? ये नए व्यावसायिक उपक्रमों की स्थापना, भले ही आप नया व्यवसाय कोई नया बिजनेस लगाना चाह रहे हैं या पुराने का विस्तार करना चाह रहे हैं या उसको आधुनिकीकरण करना चाह रहे हैं, तो उसमें सहायक सेवाएं भी प्रदान करती हैं। ठीक है ना। तो उसमें सहायक सेवाओं में ये आपको तकनीकी सलाह भी दे सकती हैं, आपको प्रबंध से रिलेटेड सलाह भी दे सकती हैं। तो ये आपकी ना केवल पैसे से मदद करती हैं, साथ में बहुत सारी सहायक सेवाएं भी प्रदान करती हैं। ठीक है ना। ये जो संस्थाएं हैं हमारे देश में जो कि काम कर रही हैं, ठीक है ना, उनमें कौन कौन सी संस्थाएं हैं? जैसे भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक, भारतीय औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, आधारभूत विकास वित्त कंपनी। ठीक है ना। आधारभूत मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको उसके विकास के लिए वित्त कंपनी, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। लघु उद्योग से आप समझ ही पा रहे होंगे कि किसके लिए बना है? लघु उद्योगों के की मदद करने के लिए, लघु उद्योगों को पैसा मुहैया कराने के लिए। राज्य औद्योगिक विकास निगम और ऐसे ही राज्य वित्त निगम। तो ये सारे जो संस्थाएं हैं ये किस काम आती हैं? ये विशिष्ट वित्तीय संस्थाएं हैं जो कि व्यवसाय को लंबी अवधि का पैसा, लंबी अवधि के लिए ऋण आदि उपलब्ध कराती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे IFCI की, जिसका की जो फुल फॉर्म है, जिसको कि हिंदी में आप भारतीय औद्योगिक वित्त निगम बोलते हैं। ठीक है ना। तो ये उसका लोगो मैंने दिखा रखा है, IFCI लिमिटेड। ये किसकी कंपनी है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है। ये सबसे पुराना विशिष्ट वित्तीय संस्थान है जिसकी स्थापना सन 1948 में मतलब आज़ादी के अगले साल की गई थी। इस निगम का जो मेन उद्देश्य है वो है बड़े औद्योगिक उपक्रम, जो बड़े व्यवसाय हैं, उनको दीर्घकालीन और मध्यकालीन वित्त प्रदान करना। ठीक है ना। लंबी अवधि के लिए भी और मध्य अवधि के लिए भी वित्त को, पैसे को प्रदान करना इनका मेन उद्देश्य है, मेन काम है। तो नए औद्योगिक उपक्रमों को स्थापित करने के लिए पैसा देते हैं और साथ साथ जो पुराने जो काम है, पुराने जो व्यवसाय हैं, उनकी क्रियाओं के विस्तार, उनको अपना काम बढ़ाना है या विविधीकरण, अलग क्षेत्र में जाना है, कुछ और काम करना है, उसमें भी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराते हैं। साथ साथ जो पुराने जो आपके वित्तीय जो औद्योगिक उपक्रम हैं, पुरानी जो फैक्ट्रियां हैं या पुराने जो उद्योग हैं, उनके आधुनिकीकरण और नवीनीकरण में भी ये सहयोग प्रदान करती है। ठीक है ना। साथ साथ इसमें एक चीज जो मैंने नहीं लिखी है, ये जो ऋण होते हैं, ऋण पत्रों के निर्गमन और अन्य माध्यम से एकत्र किए जाने वाले ऋण की गारंटी देते हैं। ठीक है ना। ये कितने साल के लिए देता है? लगभग 25 साल के लिए औद्योगिक एवं व्यापारिक संस्थानों को ऋण दे सकता है। कौन? भारतीय औद्योगिक वित्त निगम। अथवा ये उनके अंशों और ऋण पत्रों को क्रय भी कर सकता है, उनको क्रय भी कर सकता है। ऋण पत्रों के निर्गमन और अन्य माध्यम से एकत्र किए जाने वाले ऋण की गारंटी भी देता है। साथ साथ इसका एक काम और भी है, इसका और काम है एक, उसको बोलते हैं अधिगोपन। ठीक है ना। आप अपनी किताब में देखेंगे तो अधिगोपन का मतलब होता है एक प्रकार की गारंटी। ठीक है ना। अधिगोपन का मतलब क्या होता है? एक प्रकार की गारंटी। इसमें क्या करता है? इसमें जो संस्थान अधिगोपन करता है उसको अधिगोपक बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी कंपनी है, आपकी कंपनी चाह रही है कि वो ऋण पत्रों के माध्यम से क्या करे? जनता से पैसा इकट्ठा करे। तो मान लीजिए उसने 2 करोड़ रुपए के ऋण पत्र बाजार में जारी करे हैं, तो लेकिन पब्लिक ने उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया और केवल उसके 1 करोड़ के ही ऋण पत्र बिक पाए, यानी कि उसको 1 करोड़ रुपया ही इकट्ठा हो पाया। तो ये जो और भारतीय औद्योगिक वित्त निगम है, वो बाकी का जो 1 करोड़ जो बच गया है, जो कि नहीं बिक पाया है, जो कि जिसका निर्गमन नहीं हो पाया, जो नहीं जारी हो पाए, लोगों ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया, दिलचस्पी नहीं दिखाई और नहीं बिके वो, तो बाकी के जो 1 करोड़ है वो ये निगम खरीद लेगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये ऋण पत्रों एवं बॉन्डों के अभिगोपन का काम भी करता है। ठीक है ना। आशा आप समझ गए होंगे। तो
भविष्य में धीरे धीरे जब ये बढ़ता चला गया तो वित्त प्रदान करने की प्रक्रिया में अधिक लोच मतलब उसको ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाने के लिए भारतीय औद्योगिक वित्त निगम को 1 जून 1993 से एक लिमिटेड कंपनी का स्वरूप दे दिया गया। ठीक है, ये अब क्या बन गया है, IFCI लिमिटेड बन गया है, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड बन गया है। ठीक है, तो ये बात हो गई भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की। अब हम बात करेंगे भारतीय औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम की। इसकी स्थापना जो की गई थी वो सन 1955 में कंपनियों को 15 वर्ष तक की अवधि के लिए दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने तथा उनके नवीन अंशों जो वो शेयर जारी करते हैं और ऋण पत्रों के अभिधान करने के लिए हुआ था। उनको खरीदने की भी इसको स्वतंत्रता थी, ये उनको खरीद के भी उन कंपनियों को एक तरह से पैसा मुहैया करा सकता था। तो ये इसके सबसे बड़ी जो विशेषता थी कि वो एकल स्वामित्व और साझेदारी फर्मों को भी पैसा देने के लिए अधिकृत था। ये उनके लिए भी ऋण स्वीकृत कर सकता था। अभी हमने सबसे पहले बात की थी कि एकल स्वामित्व और साझेदारी फर्मों के सामने सिर्फ जो स्वामी है उसके द्वारा पैसा लगाए जाने का या फिर जो उनकी संचित जो बचत है उसके माध्यम से वो पैसा प्राप्त कर पाते हैं, लेकिन यहाँ जो भारतीय औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम था उसके माध्यम से भी एकल स्वामित्व और साझेदारी फर्मों को दीर्घकालीन वित्त उपलब्ध हो पाता था। पहले विदेशी मुद्रा में भी ये ऋण देता था, ये जो निगम था ये विदेशी मुद्रा में भी ऋण दे सकता था। 3 मई 2002 से भारतीय औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम का विलय भारतीय औद्योगिक साख एवं विनियोग बैंक लिमिटेड में हो गया। इसको वर्तमान में आप ICICI बैंक के नाम से जानते हो। ठीक है ना, तो ये अब कोई विनियोग निगम नहीं रहा, ये एक बैंकिंग कंपनी बन गया है। ठीक है, अगली हम बात करेंगे भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की। इसको IDBI बोलते हैं, इंडियन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है ना, IDBI। इसकी स्थापना 1964 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सहायक के रूप में सभी औद्योगिक उपक्रमों को बिना किसी प्रतिबंध के सभी प्रकार की वित्तीय सहायता यहाँ ध्यान देने की बात है, ये दीर्घकालीन भी दे सकता था, अल्पकालीन भी और मध्यकालीन भी, सभी प्रकार की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। तो अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रदान किए गए ऋण के पुनर्वित्त की व्यवस्था, ऋण की गारंटी का भी काम ये करता था। तो जो पुनर्वित्त का मतलब है जैसे कि आपने किसी एक कंपनी से किसी एक इंस्टीट्यूशन से पैसा ले रखा है, अब ये जो पैसा है ये आपको वापस करना है, तो उसको अगर रिफाइनेंस आपको कराना है, उसको पुनर्वित्त कराना है, तो ये जो बैंक था ये कर सकता था। अंशों और ऋण पत्रों का क्रय और अभिगोपन भी ये करता था। मैंने अभी अभिगोपन के बारे में आपको पिछले उसमें बताया था। तो ये शेयर्स और जो डिबेंचर्स होते हैं उनको खरीदता भी था, साथ साथ उनका अभिगोपन भी करता था, उनकी गारंटी भी देता था। जब वो जारी होते थे तो ये गारंटी देता था कि अगर जनता नहीं खरीदेगी तो हम आपके जो शेयर हैं या फिर डिबेंचर्स हैं वो खरीद लेंगे। साथ ही ये बैंक व्यापारिक बिलों के बट्टे पर भुनाने एवं पुनः भुनाने का भी कार्य करता है। ये भी हमने पहले पाठ में पढ़ा था। व्यापारिक बिलों के बट्टे पर भुनाने का मतलब होता है व्यापारिक बिल का जो पैसा है वो तुरंत जो व्यवसायी है उसको दे देना और बाद में व्यापारिक बिल को बैंक द्वारा खुद भुनवा लिया जाता है। इस बीच में एक ये थोड़ा सा बट्टा यानी कि कमीशन बैंक लेता है। ठीक है ना, इससे क्या होता है, व्यवसायी को तुरंत पैसा मिल जाता है और बैंक को भी एक तरीके से लाभ हो जाता है, क्योंकि वो बाद में जिस डेट का वो बिल होता है उस डेट पर जो बिल देने वाला है उससे पैसा, जो देनदार है उससे पैसा कलेक्ट कर लेता है। वर्तमान में ये भी एक बैंकिंग कंपनी के रूप में काम कर रहा है। आपने ये लोगो कई बार देखा होगा, इसको IDBI बैंक बोलते हैं। अगला है भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक। तो प्रारंभ में जब शुरुआत हुई थी तो इस बैंक की स्थापना छोटी इकाइयों को सहयोग देने के लिए पुनर्वास हेतु प्राथमिक एजेंसी के रूप में की गई थी और इसे भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक कहते थे। ठीक है ना, रिकंस्ट्रक्शन वाला बैंक था ये। तो इसको इस प्रकार से इसका लोगो था IIBI। सन 1977 में इसका नाम पुनः बदलकर भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक कर दिया गया। पूर्ण रूपेण सर्व उद्देशीय विकास बैंक, जिसके प्रचलन में लोच और स्वायत्तता प्राप्त है, इस प्रकार का बैंक ये हुआ करता था। सन 2002 से ये जो बैंक है ये बंद हो गया है। ठीक है ना, अब ये बैंक इसमें नहीं है, अस्तित्व में नहीं है। ठीक है ना, बंद किया जा चुका है। अब हम बात करेंगे भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की, जिसको कि आप SIDBI बोलते हैं। ठीक है ना, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1990 में हुई थी।
और ये किस काम के लिए स्थापना की गई थी? लघु उद्योग उपक्रमों के प्रवर्तन, उनकी वित्त व्यवस्था एवं विकास हेतु प्रमुख वित्त संस्थान के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। तो इसका जो मेन काम था वो था लघु उद्योगों को ऋण प्रदान करने वाला, और लघु उद्योगों को ऋण प्रदान करने वाले सभी बैंकों का ये शीर्ष संस्थान है। ठीक है ना। यह बैंक लघु उद्योगों के विनिमय विपत्रों, ठीक है ना, उनके जो एक्सचेंज जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके उनका पुनर्वित्तीकरण हो, चाहे उनके उनको उसके बदले पैसा देना हो, उनको पुनः बट्टे पर भुनाना हो, या उनके लिए बहुत सी सहायक सेवाएं भी ये प्रदान करते हैं। तो मतलब सहायक सेवाओं में मैंने आपको बताया था बिजनेस को के विकास के लिए जो सेवाएं जरूरी होती हैं, जो किस प्रकार से प्रबंध करें, किस प्रकार से फाइनेंशियल मैनेजमेंट करें, मतलब बहुत सारी जो सेवाएं हैं वो भी सिडबी यानी कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक प्रोवाइड करता है। इस प्रकार से भी ये छोटे उद्योगों की मदद करता है, और साथ साथ छोटे उद्योगों के विकास के लिए जो जो चीज़ें, जैसे छोटे पैमाने के उद्योगों को उनकी इंटरनल कैपेसिटी में उनकी वृद्धि करनी हो, या गांव में रहने वाले गरीब लोगों के आर्थिक विकास के लिए कुछ काम करने हो, तो उनके लिए बहुत बड़े पैमाने पर समुन्नत और विकासशील क्रियाओं को करता है। ये कई प्रकार से व्यवसायियों का मददगार बनता है। अगली बात आती है राज्य वित्त निगम की। तो राज्य वित्त निगम क्या होते हैं? अलग अलग राज्यों में इस प्रकार के निगम होते हैं। सभी प्रकार के औद्योगिक उपक्रमों, जो फैक्ट्रियां हैं, चाहे वो एकल स्वामित्व हो, चाहे साझेदारी फर्म हो या कंपनियां हो, उनको वित्त सहायता प्रदान करने हेतु सामान्यतः सभी राज्यों में, कहाँ पर? राज्यों की बात हो रही है अब, ठीक है, सभी स्टेट्स में राज्य वित्त निगम की स्थापना की गई है। इन निगमों की जो स्थापना का जो पहला उद्देश्य है, प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव है, वो राज्यों के औद्योगिक विकास की गति में वृद्धि करना है। और औद्योगिक विकास में गति में वृद्धि कैसे होगी? जब आप नए नए उद्योगों की स्थापना में, या जो पुराने उद्योग हैं उनको मदद करोगे। वो मदद किस तरीके से हो सकती है? पैसे की मदद आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो उस प्रकार से अगर इस प्रकार से काम करेंगे तो राज्य के औद्योगिक विकास की गति में वृद्धि आएगी। तो राज्य वित्त निगम उद्योगों को दीर्घकाल के लिए प्रत्यक्ष ऋण देते हैं, ठीक है ना, डायरेक्टली ये ऋण उनको प्रदान करते हैं। लघु उद्योगों के ऋण पत्रों का अभिदान करना हो, चाहे उनके जो ऋण पत्र है, डिबेंचर्स हैं, उनमें पैसा देना हो, कंपनियों द्वारा जनता के मध्य निर्गमित अंशों जो उन्होंने जारी कर रखे हैं वो अंश हों, उन शेयरों ऋण पत्रों का अभिगोपन भी ये करते हैं। अभिगोपन में आपको बता चुका हूँ अभिगोपन क्या होता है, ठीक है ना। किंतु यह निगम कंपनियों द्वारा निर्गमित अंशों के लिए प्रत्यक्ष रूप से अभिदान नहीं कर सकते। ये सीधे उनकी जो शेयर्स हैं उनको नहीं खरीद सकते। अभिगोपन कर सकते हैं, अभिगोपन के दौरान अगर खरीदना पड़ जाए तो शेयर खरीद सकते हैं, डिबेंचर भी खरीद सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली नहीं खरीद सकते हैं, ठीक है। अन्य वित्तीय संस्थानों में से जो एकत्र ऋण की गारंटी ये दे सकते हैं, ठीक है ना। राज्य वित्त निगम जो संशोधन अधिनियम 2000 है, उसके माध्यम से देश के जो परिवर्तनशील आर्थिक और वित्तीय वातावरण के परिप्रेक्ष्य में जो जिस प्रकार के जो चेंजेस हो रहे हैं आपके आपके आसपास, जिस प्रकार से जो पूरा पर्यावरण है, जो वातावरण है, चाहे वो आर्थिक हो या वित्तीय हो, वो चेंज हो रहा है, उसके परिप्रेक्ष्य में जो निगम हैं, ये राज्य वित्त निगम, उनकी कार्यप्रणाली में अधिक लोच, उनको अधिक फ्लेक्सिबिलिटी देने के लिए ये संशोधन अधिनियम पास किया गया है संसद द्वारा, ठीक है। तो इसके जो उदाहरण है राज्य वित्त निगम को, जैसे उत्तर प्रदेश की फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन हो गई, जिसको उत्तर प्रदेश वित्त निगम आप बोलेंगे, ऐसे ही दिल्ली की फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है जो कि दिल्ली वित्त निगम कहलाएगी, ऐसे ही मध्य प्रदेश वित्त निगम है, ठीक है। ऐसे ऐसे देश में जितने राज्य हैं उसके हिसाब से अलग अलग राज्य के अलग अलग वित्त निगम होते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे राज्यों से ही संबंधित दूसरे प्रकार के संस्थानों की, जो कि कहलाते हैं राज्य औद्योगिक विकास निगम। तो ये क्या होते हैं? इन निगमों की स्थापना सन 1960 और 1970 के प्रारंभ में विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा की गई। और क्यों की गई? इनकी स्थापना राज्य सरकारों द्वारा अपने राज्य के मध्यम और बड़े पैमाने के उद्योगों के प्रवर्तन, उनका विकास और पुनरुत्थान के लिए की गई, ठीक है। तो ये निगम क्या करते हैं? ये निगम औद्योगिक उपक्रमों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के अतिरिक्त इन उपक्रमों की प्रवर्तन प्रक्रिया में सहायक होते हैं, ठीक है। तो उनकी जो प्रवर्तन प्रक्रिया है उसमें भी ये निगम अपना सहयोग करते हैं, ठीक है ना। इसके साथ साथ ये जो निगम होते हैं, ये निगम केंद्रीय और राज्य सरकारों की जो बहुत सारी जो प्रमोशनल स्कीम्स चलती हैं, जिसके की माध्यम से औद्योगिक इकाइयों को बढ़ावा दिया जाता है, उनके क्रियान्वयन में भी सहायता
प्रदान करते हैं। जो उनको सही प्रकार से इम्प्लीमेंट करना है, सही प्रकार से उनको धरातल पर उतारना है, उसमें भी ये सहायता प्रदान करते हैं। कुछ उदाहरण इसके, जैसे कि मध्य प्रदेश की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, यूपी की स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है और दिल्ली की स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है। तो इस प्रकार से ये कुछ उदाहरण मैंने आपके सामने दिए हैं। तो ऐसे ही अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार से औद्योगिक विकास निगम काम करते हैं। अब हम बात करेंगे अन्य वित्तीय संस्थानों की। जो हमने कुछ बात की, कुछ वित्तीय संस्थानों की बात की, इसके अलावा भी कुछ और वित्तीय संस्थान हैं जो क्या कर रहे हैं, दीर्घकालीन वित्त के महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में काम कर रहे हैं। ये कौन कौन सी संस्थाएं हैं? ये हैं भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय सामान्य बीमा निगम, भारतीय यूनिट ट्रस्ट और भारतीय निर्यात एवं आयात बैंक और उपक्रम पूंजी संस्थान। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भारतीय जीवन बीमा निगम की। इसके बारे में आप मेरे ख्याल से परिचित ही होंगे, इसको हम कई बार बात कर चुके हैं। पिछली क्लास में हमने इसके बारे में बात की थी। इस निगम की स्थापना जो की गई थी वो सन 1956 में की गई थी और तत्कालीन बीमा कंपनियों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात की गई थी। जो उस समय बीमा कंपनियां होती थी उनका राष्ट्रीयकरण किया गया था, उनको नेशनलाइज कर दिया गया था, उनको सरकारी बना दिया गया था। तो ये 1956 में किया गया था। मूलतः यह निगम जीवन बीमा का व्यवसाय करता है। ये क्या बेचता है? ये लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज बेचता है। तो जो ये पैसा है इसको लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज बेचने से इकट्ठा होता है, उसका ये निवेश करता है। वो कहाँ करता है? ये राष्ट्रीय आवश्यकता और उद्देश्य के अनुसार, जो राष्ट्र की आवश्यकता है, राष्ट्र को जहां जहां जरूरत है उसके हिसाब से विभिन्न सरकारी उपक्रमों में धन का निवेश भी करता है। ठीक है ना, सरकारी जो कंपनियां होती हैं उनमें ये पैसे का निवेश करता है और साथ साथ मुख्य रूप से ये अपना धन सरकारी प्रतिभूतियों, कंपनियों के अंशों, ये खाली सरकारी कंपनियों के अंशों तक नहीं सीमित है, ये प्राइवेट कंपनियों के शेयर्स भी खरीदता है, उनके जो ऋण पत्र हैं उनको खरीदता है, जो बॉन्ड्स होते हैं उनको खरीदता है, डिबेंचर्स को खरीदता है, इन सब में निवेश करता है। किस पैसे का? जो ये जीवन बीमा के व्यवसाय से कमाता है उस पैसे का। ये बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को भी सामाजिक विकास एवं आधारभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ये बैंकों को भी वित्तीय सहायता देता है। ये नए अंशों, जो शेयर्स हैं उनके और ऋण पत्रों, जो डिबेंचर्स हैं उनके अभिगोपन वाला काम मैंने आपको पहले बताया था। अभिगोपन का मतलब होता है कि कंपनी जितने शेयर्स या ऋण पत्र बाजार में बेच रही है उनका जो पोर्शन नहीं बिकेगा, जितने भाग नहीं बिक पाएगा, वो सब कौन खरीदता है? अभिगोपक खरीदता है। यानी कि यहाँ अगर अभिगोपन का काम LIC कर रहा है तो जितने शेयर्स नहीं बिकेंगे वो सारे के सारे कौन खरीदेगा? LIC खरीदेगा। तो अभिगोपन के साथ साथ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को ऋण भी प्रदान करता है। ये सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को लोन भी देता है। अब हम बात करेंगे दूसरी ही ऐसी एक बीमा कंपनी की, जो कि है भारतीय सामान्य बीमा निगम। इस निगम की स्थापना सन 1973 में सामान्य बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण करके दी गई थी। तो दो प्रकार के बीमा होते हैं। हाँ, तो ये जो निगम था इसकी स्थापना जो की गई थी वो सामान्य बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण करके की गई थी। दो प्रकार के बीमा हो सकते हैं, एक तो जीवन बीमा और एक सामान्य बीमा। जीवन बीमा में तो आप किसी की लाइफ का, किसी के जीवन का बीमा करते हैं। सामान्य बीमा में आप अनेक प्रकार की संपत्तियों का बीमा करते हैं। ठीक है, तो इस व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण जब किया गया था तब ये भारतीय सामान्य बीमा निगम था, इसकी स्थापना हुई थी। तो इसमें क्या होता है, जब ये जो पैसा ये अपने सामान्य बीमा व्यवसाय से जुटाता है उसके धन का विनियोजन, यानी कि उसका जो इन्वेस्टमेंट है उस समय जब ये विनियोजन करता है तो ये अर्थव्यवस्था के जो समाज परक क्षेत्र हैं, जो कि ऐसे क्षेत्र हैं जो समाज के विकास के लिए आवश्यक हैं, उनको प्राथमिकता देता है। और सरकारी प्रतिभूतियां हों, चाहे वो सरकार के शेयर्स हों, कंपनियों के शेयर्स हों या जो डिवेंचर्स हैं, उसमें ये निवेश करता है। ये इसका जो काम है वो पूर्व से चालू औद्योगिक उपक्रमों के साख पत्रों, जो उसके क्रेडिट जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके अभिगोपन की सुविधा भी देता है और उनको आवधिक ऋण, यानी कि जो एक पीरियोडिक जिसको आप ऋण बोल सकते हैं, जो एक पीरियड के लिए दिया जाता है, अवधि के लिए दिया जाता है, वो ऋण भी प्रदान करता है। अब जो एक बहुत बड़ी जो एक संस्था है जिसको कि भारतीय यूनिट ट्रस्ट बोलते हैं, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जिसका कि लोगो आप ये देख पा रहे हैं, UTI, इसकी स्थापना सन 1964 में 5 करोड़ रुपए की पूंजी से इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के रूप में की गई थी। ये एक ट्रस्ट था।
ठीक है। इस ट्रस्ट की पूंजी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय जीवन बीमा निगम, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और अन्य वित्तीय संस्थाओं के द्वारा प्रदान की गई थी। तो जब स्थापना हुई थी उसमें जो कैपिटल डाली थी वो डाली थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI ने, और जो दूसरी वित्तीय संस्थाएं उनके द्वारा दी गई थी। ये बहुत प्रकार की योजनाओं जैसे US 64 इसकी एक स्कीम थी, और मास्टर शेयर के अंतर्गत सर्वसाधारण जनता की बचत को गतिशीलता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो UTI क्या है? ये सामान्य जनता का पैसा इकट्ठा करता है। जैसे बीमा जो कंपनियां थी, बीमा निगम थे, वो तो बीमा के व्यवसाय से प्राप्त पैसे को लगाते थे। ये क्या करता है? ये सामान्य जनता का पैसा, सामान्य जनता की बचत को जो है वो बढ़ाने के लिए, उसको गतिशील करने के लिए काम करता है। ठीक है ना, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ये धन को, जो उसको पैसा जमा होता है, सामान्य जनता से पैसा इकट्ठा करता है, उस धन को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में, जो सरकारी क्षेत्र के जो अंडरटेकिंग्स हैं, PSU हैं, कंपनीज हैं, उनमें इन्वेस्ट करता है। उस तरह से भी ये महत्वपूर्ण योगदान निभाता है सरकारी कंपनियों का विकास करने में। ये कंपनियों को आवधिक ऋण भी देता है, विनिमय विपत्रों की पुनर्कटौती करता है, उपकरण पट्टा देता है तथा किराया खरीद वित्तीयन द्वारा वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है। बहुत प्रकार से जो व्यवसाय हैं उनको सहयोग देने में एक अग्रणी भूमिका निभाता है। अब जो अगला बैंक है वो स्पेशली निर्यातकों और आयातकों के लिए, ठीक है ना, जो लोग विदेश में माल भेजते हैं या विदेश से माल खरीदते हैं, उन लोगों के लिए स्पेशल बैंक है जिसका की नाम है भारतीय निर्यात एवं आयात बैंक, जिसको कि इंडिया एग्जिम बैंक भी बोलते हैं। एग्जिम का मतलब हुआ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, आयात और निर्यात, निर्यात और आयात। इसकी स्थापना जनवरी 1982 में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक यानी कि जो IDBI होता है उसके अंतर्राष्ट्रीय प्रभाग के कार्य का अधिग्रहण करके की गई थी। तो जो भारतीय औद्योगिक विकास था, जो उसका अंतर्राष्ट्रीय कारोबार था, उसके काम को किसको दे दिया गया? इस कंपनी को, इस बैंक को बनाकर 1982 में उसके काम को इसको दे दिया गया। तो ये बैंक विदेशी वित्त व्यवस्था के क्षेत्र में शीर्ष संस्थान के रूप में काम करता है। ठीक है, इसका काम क्या होता है? इसके जो मुख्य काम हैं वो कौन कौन से हैं? वस्तु और सेवाओं के निर्यात हेतु पैसा देना। अगर आपको कुछ एक्सपोर्ट करना है माल, तो आप एग्जिम बैंक के सहायता से वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हो। मध्यम और दीर्घकाल हेतु आस्थगित देयमान साख की व्यवस्था करना, तो ये छोटी अवधि के लिए या लंबी अवधि के लिए आपको क्रेडिट जो आपकी है आस्थगित देयमान साख है उसकी व्यवस्था भी ये करता है। विदेशों में संयुक्त उपक्रम व्यवसाय के अंश पूंजी में योगदान हेतु भारतीय व्यवसाय को ऋण देता है। मतलब अगर आपकी कंपनी विदेशों में कोई जॉइंट वेंचर प्रोजेक्ट लगाना चाहे, जॉइंट वेंचर बिजनेस खोलना चाहे, तो उसकी जो शेयर होगी उसकी अंश पूंजी में भी योगदान ये करता है। उसके लिए भारतीय व्यवसायियों को, व्यापारियों को ऋण भी देता है। निर्यात साख से संबंधित व्यापारिक बैंकों को पुनर्वित्त की सुविधा प्रदान करना भी इसका एक काम है। मतलब ऐसे बैंक जो कि ये एक्सपोर्ट क्रेडिट देते हो, ठीक है ना, उनके लिए भी जो ऐसे व्यापारिक बैंक हैं उनको भी ये रीफाइनेंस की सुविधा प्रदान करता है, उनकी भी वित्तीय सहायता करता है। अब सबसे लास्ट में जो आता है वो आता है उपक्रम पूंजी संस्थान। तो यहाँ ये जानना जरूरी है कि उपक्रम पूंजी क्या है। इसको इंग्लिश में वेंचर कैपिटल बोलते हैं। तो जब आप कोई नया उद्यम लगाते हैं, कोई ऐसा काम करते हैं जो कि पहली बार आप कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उस समय जो आपकी मदद करते हैं वो वेंचर कैपिटलिस्ट करते हैं। उपक्रम पूंजी संस्थान जो है वो वहां पर काम आते हैं। जब कोई काम पहली बार किया जाता है तो उसमें जोखिम बहुत ज्यादा होता है। तो इस प्रकार के लिए जो पूंजी देने का काम उपक्रम पूंजी संस्थान करते हैं। उपक्रम पूंजी समता वित्त का एक स्वरूप है, इक्विटी कैपिटल का एक स्वरूप है, जिसको युवा उद्यमियों को अधिक जोखिम, उनको जोखिम बहुत ज्यादा है क्योंकि काम पहली बार हो रहा है, तथा उच्च लाभ परियोजनाओं को वित्त व्यवस्था करने हेतु गठित किया जाता है। तो जब जोखिम अधिक होता है तो लाभ भी अधिक होता है। ठीक है, तो ऐसी परियोजनाएं जिनमें लाभ बहुत ज्यादा है लेकिन जोखिम भी बहुत ज्यादा है, उनको पैसा उपलब्ध कराने के लिए उपक्रम पूंजी का उपयोग किया जाता है। ये जो संस्थान होते हैं, उपक्रम पूंजी संस्थान, ऐसे उद्यमियों को उनके शोध, उनकी जो रिसर्च है और जो उनका जो विकास परियोजनाएं हैं, उनको वाणिज्यिक उपक्रम में लागू करने के लिए, उनको वाणिज्यिक उपक्रम के रूप में, मतलब जो उसने अपना आइडिया निकाला है उस आइडिया को कमर्शियली वायबल करने के लिए, कमर्शियली इम्प्लीमेंट करने के लिए, तरीके से लगाने के लिए प्रारंभिक पूंजी, चाहे वो सीड मनी जिसको बोलते हैं, जो शुरुआत में जो पैसा दिया जाता है वो हो, या मैनेजरियल
असिस्टेंस हो, मतलब प्रबंधकीय सहायता हो, किस प्रकार से उसको कंपनी को आगे बढ़ाना है। किसी भी जो नया उद्यमी है जिसने कि नया अपना कोई रिसर्च करी, कोई अपना आइडिया निकाला, उसको किस प्रकार से वो कमर्शियली इम्प्लीमेंट करे, कैसे उसको आगे बढ़ाए, उसके लिए उपक्रम पूंजी संस्थान पैसा मुहैया कराते हैं। ये संस्थाएं जो पूंजी प्रदान करने का जोखिम उठाती हैं, वे संबंधित व्यवसाय के संचालन में सक्रिय भाग लेती हैं। क्यों? क्योंकि वो अपना पैसा लगा रहे हैं और ऐसे उद्योग में लगा रहे हैं जो कि पहली बार किया जा रहा है। तो वो क्या चाहते हैं? वो अपने पैसे की सुरक्षा चाहते हैं, इसलिए वो व्यवसाय के संचालन में सक्रिय भाग लेती हैं ऐसी कंपनियां। इस प्रकार वे संबंधित उपक्रम में सक्रिय भागीदारी और सहयोग द्वारा अपने निवेशित धन की सुरक्षा करती हैं तथा उनके मूल्य में वृद्धि लाने में सहायक होती हैं। ठीक है। सर्वप्रथम 1986-87 में भारत सरकार ने उपक्रम कोष यानी कि वेंचर फंड के निर्माण की घोषणा की थी और इस जो बनाने की घोषणा की थी उसका संचालन भारतीय औद्योगिक विकास द्वारा किया जाना था। कुछ राज्य सरकारों ने भी विकासशील क्षेत्र संस्थाओं के नियंत्रण द्वारा लघु उद्योग क्षेत्र के नवीन उपक्रमों को वित्तीय सहायता हेतु उपक्रम पूंजी कंपनियों की स्थापना की है। कई राज्य ऐसे हैं जिन्होंने इसमें एक पहल की है और जो छोटे उद्योग हैं, छोटे उद्यमी हैं, अगर वो नया उपक्रम लगाते हैं, कुछ नए आइडिया के साथ आते हैं, उनको वित्तीय सहायता देना, उनको पैसा उपलब्ध कराने के लिए भी उपक्रम पूंजी कंपनियों की स्थापना राज्य सरकारों ने की है। इनमें गुजरात औद्योगिक निवेश निगम और आंध्र प्रदेश राज्य निगम प्रमुख है। ठीक है ना, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। सन 1992-93 में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, जिसको कि सिडबी बोलते हैं आप, उसने लघु उद्योग के क्षेत्र में नवीन खोजों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु उपक्रम पूंजी कोष की स्थापना की। ठीक है ना, तो ये पहला काम किया गया भारत सरकार द्वारा कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने 1992-93 में लघु उद्योगों के लिए, खासतौर से कैसे उद्योगों के लिए? लघु उद्योगों के लिए। लघु उद्योग के क्षेत्र में अगर आप कोई नवीन खोज ला रहे हैं तो उसको कमर्शियली, उसका वित्तीय, उसका व्यावसायिक रूप से आप अगर इम्प्लीमेंटेशन करना चाह रहे हैं, क्रियान्वयन करना चाह रहे हैं, तो वहां आपको पैसे की सहायता उपलब्ध कराने के लिए उपक्रम पूंजी कोष की स्थापना की गई है, जहां से कि आप अपने आइडिया को कमर्शियली किसी एक प्रोडक्ट में चेंज करने में सहायता प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये हमारे कुछ नंबर्स हैं जिन पे कि आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जो आपको टॉपिक समझ में नहीं आता है, इसमें हमसे बात करिए, इसमें हमें मैसेज करिए, हम आपकी जो शंका है उसका समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। और हाँ, आपसे फिर वो एक अनुरोध है कि आप लोग अपने जानने वाले ऐसे लोग जो किसी भी हिंदी माध्यम के बोर्ड से पढ़ रहे हों, उनके साथ हमारे चैनल को और वीडियोस को जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू।